हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ऑलमोस्ट 10th क्लास का सारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो अपने चैनल पर 10th 11th 12th का पूरा मैथ्स कंप्लीट होने वाला है। हर एक एक्सरसाइज की डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। तो आप एनसीईआरटी का मैथ्स है उसको पहले हम कवर करेंगे, और उसके जो भी आपके एडिशनल क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले जो 11th क्लास है उसका मैथ्स काफी ज्यादा आसान है, और जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम क्या रहेगा, आपका सेट्स रहेगा। तो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल आएगा कि सेट्स का मीनिंग क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स। तो सेट्स होता है, सेट्स आपका a well defined collection of objects। हम सेट्स किसको कह सकते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट अच्छे से डिफाइन होगा। हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये इसमें है या फिर नहीं, या तो मतलब वो चीज होती है या फिर नहीं होती। तो इसका ही मीनिंग क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएगा? आपका सेट्स कहलाएगा। अब जो सेट्स है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। इससे कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लेटर हैं आपके वो ए से लेकर जेड तक होते हैं। तो इनसे हम सेट्स को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आपका कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट को, मान लिया कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट को करली ब्रैकेट में बंद किया जाता है। उसमें एलिमेंट्स को क्या करली ब्रैकेट में बंद किया जाता है, और हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा यूज किया जाता है। हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा यूज हम यहां पर करेंगे। मान लीजिए ए आपका कोई सेट है क्या, 1 2 3 4। तो यहां पर 1 2 3 4 जो है आपका यहां पर एलिमेंट्स कहलाएंगे, और हर एलिमेंट के बीच में हमने यहां पर क्या यूज किया है? कोमा यूज किया है। हर एलिमेंट के बीच में हमने यहां पर क्या यूज किया है भाई? कोमा यूज किया है। तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया कि सेट्स का मीनिंग क्या होता है, सेट्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, और सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको किसके अंदर रखेंगे? तो वो आपके करली ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का मैथ काफी ज्यादा आसान है, और आपको समझ में भी आ जाएगा इस एक्सरसाइज को करने के बाद। तो देखिए, जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपका एनसीईआरटी का है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। भाई एक ईयर में वो महीने जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, ये वेल डिफाइन है। यानी कि एक तो हम इनको काउंट भी कर सकते हैं, या फिर हम देखकर बता सकते हैं कि ये इस सेट का एलिमेंट है या फिर नहीं। देखिए यहां पर मैंने ये सेट मान लिया ए, ये सेट मैंने क्या कंसिडर किया है भाई? ए। इसने क्या कहा? मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। भाई जे से कौन कौन सा मंथ स्टार्ट होता है आपका? आप कहेंगे सर जनवरी, और फिर नहीं होता मार्च अप्रैल मई जून, फिर क्या आ जाएगा? जून, जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो और कोई नहीं होता। तो ये जो तीन एलिमेंट हैं ये इस सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। तो अपने आप में क्या ये एक सेट है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये एक अपने आप में सेट है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो इसका आंसर क्या कहेंगे? यस, दिस इज अ सेट, ये अपने आप में एक सेट है।
तो उम्मीद है ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया। सेकंड पार्ट को देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है? आप कहेंगे सर मेरी नज़र में कोई और है, किसी और की नज़र में कोई और, यानी कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबका परसेप्शन अलग होता है, तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। इसीलिए ये जो सेट है ये वेल डिफाइन नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट्स वेल डिफाइन नहीं है, सबका नजरिया अलग है, सबका नजरिया अलग, तो सभी के लिए बेस्ट राइटर भी अलग होगा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर भी अलग होगा, तो इसीलिए वेल डिफाइन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक सेट नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया। थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वही जो क्रिकेट है उसमें बेस्ट बैट्समैन कौन है? किसी की नजर में विराट कोहली है, किसी की नजर में कोई, तो किसी की नजर में वीरेंद्र सहवाग, तो सबका अलग अलग बेस्ट होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट ये है, तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर वेल डिफाइन हो तो उसको हम सेट कह सकते हैं, लेकिन यहां पर ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये भी अपने आप में सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी भी सेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भाई आपके क्लास में जो भी बॉयज हैं उनकी कलेक्शन। भाई मान लो कोई लड़का जा रहा है, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि ये हमारी क्लास में है या नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। अगर हमारी क्लास का स्टूडेंट वो है तो हम बता सकते हैं कि हाँ सर ये हमारी क्लास का स्टूडेंट है, तो इसीलिए ये चीज अपने आप में क्या है, वेल डिफाइन। ये चीज अपने आप में क्या है, वेल डिफाइन है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके वेल डिफाइंड है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं आपके वो क्या है, वेल डिफाइंड है, तो इसलिए हम इसको क्या सेट कहेंगे। उसके बाद भाई, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम भी नेचुरल नंबर हैं। भाई 100 से नेचुरल नंबर कम क्या क्या आता है आपका? भाई नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट हो, तो 1 2 3 और ऐसे चलते चलते कहां तक, 99, क्योंकि इसने कहा है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम जो भी नेचुरल नंबर है वो। अब 100 से कम नेचुरल नंबर आपके 99 तक हैं। क्या आप किसी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो 100 से कम नेचुरल नंबर है या नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट इसने दिया 121, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? हाँ नेचुरल नंबर है। क्या ये 100 से कम है? 100 से कम नहीं है, और 100 से कम नहीं तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो इसके जो भी एलिमेंट है वो आपके वेल डिफाइन है, और अगर सभी एलिमेंट्स आपके वेल डिफाइन हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सेट कहलाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। भाई कोई राइटर है, उसने कुछ नॉवेल्स लिखे, तो जो नॉवेल्स है वो फाइनाइट लिखी होगी। हम किसी नॉवेल का नाम देखकर ये बता सकते हैं ये इस राइटर ने लिखी है या नहीं लिखी। इज दैट क्लियर? भाई हम नॉवेल को सकते हैं कि ये लिखी या नहीं लिखी, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके वेल डिफाइन होंगे, और जो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है उनको क्या कहा जाता है, आपका सेट कहा जाता है। तो जो सिक्स्थ पार्ट है ये भी अपने आप में एक सेट कहलाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 इस टाइप से। तो क्या हम किसी नंबर को देखकर ये बता सकते हैं कि ये इवन है या नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल बता सकते हैं, और अगर हम ऐसे बता सकते हैं तो ये अपने आप में क्या होगा, सेट कहलाएगा। तो इसलिए सेवंथ अपने आप में क्या है, सेट, क्योंकि वेल डिफाइन है। नंबर्स चाहे इनफाइनाइट हो, लेकिन नंबर्स वेल डिफाइन होने चाहिए, यानी कि हम देखकर बता सकते हैं किसी नंबर को कि वो इस सेट में आता है या नहीं।
तो इसी को सेट कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको क्लियर। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका, तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही होंगे। आप क्वेश्चंस को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आएगा, बिल्कुल, यानी कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है या नहीं है। तो ये भी अपने आप में क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन क्यों होगा, क्योंकि हम किसी क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि इस चैप्टर पता है या फिर नहीं पता, तो इसीलिए ये अपने आप में क्या होगा, एक सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल द वर्ल्ड। देखिए, किसी के लिए डेंजरस एनिमल कुछ है। देखिए, इस क्वेश्चन में जो है आपका डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कई कहते हैं यस, कई कहते हैं नो। तो आप ये बताइए कि किसी इंसान को किसी एनिमल से डर लगता है, किसी को किसी और से डर लगता है, तो सबका, तो इसलिए हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मोस्ट डेंजरस कौन है। तो इसलिए हमारे लिए ये एक सेट नहीं कहलाएगा, ये अपने आप में एक सेट नहीं होगा। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन, भाई एक नई चीज आपके यहां पर आएगी, बिलोंग्स टू। अब आप कहोगे कि सर बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध में। इसका मतलब मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, जो कि क्या है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इसके क्या है, आपके एलिमेंट्स रहेंगे। अब ये इसके अगर एलिमेंट्स हैं, तो क्या मैं ये देख के बता सकता हूं कि क्या 5 ए से बिलोंग करता है, क्या 5 ए से बिलोंग करता है। ये आपका जो सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, कि क्या ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, 5 इसमें है। आप कहेंगे सर हाँ है, तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए इस सेट ए में है, आप कहोगे सर 8 तो यहां पर नहीं लिखा हुआ। अगर 8 नहीं लिखा हुआ लिखा हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। और नॉट बिलोंग्स टू को हम यहां पर काट देंगे, यानी कि बिलोंग्स टू का सिंबल लगा के उसको कट कर देना, वही आपका नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल रहेगा। बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आया, संबंध में, यानी कि ये चीज इससे होनी चाहिए रिलेटेड। अगर वो सेट में है तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, और अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, क्या कहा इसने, लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू। और ये किस चीज का सिंबल है भाई, बिलोंग्स टू। और ये किसका सिंबल है, नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। भाई फर्स्ट पार्ट है, क्या 5 ए से बिलोंग करता है। आप कहोगे सर हाँ 5 तो यहां पर है। 5 अगर यहां पर है तो किस चीज का सिंबल लगेगा, बिलोंग्स टू का। ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट है, क्या 8 ए से बिलोंग करता है। आप कहोगे सर 8 तो यहां पर नहीं है, 8 नहीं है सर। और अगर 8 नहीं है तो क्या आएगा आपका, नॉट बिलोंग्स टू। क्या आएगा आपका, नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट है आपका, क्या 0 ए से बिलोंग करता है। 0 भी सर यहां पर नहीं है। और अगर 0 भी नहीं है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, नॉट बिलोंग्स टू। क्या रहेगा वही, नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, क्या 4 ए से बिलोंग करता है। हाँ जी सर 4 तो इसमें है। अगर 4 इसमें है तो इसमें भी क्या रहेगा, बिलोंग्स टू रहेगा। क्या रहेगा भाई, बिलोंग्स टू। फिफ्थ में, क्या 2 ए से बिलोंग करता है। हाँ सर 2 यहां पर है। और अगर 2 है तो यहां पर भी किसका सिंबल आएगा आपका, बिलोंग्स टू सिंबल आएगा। किसका सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू का। सिक्स्थ पार्ट में, क्या 10 ए से बिलोंग करता है। सर चेक कर लेते हैं, 10 तो सर यहां पर नहीं है। और अगर 10 नहीं है तो इसमें भी आपका किसका सिंबल आएगा, ये वाला, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू। क्या आएगा आपका, नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 10 इस सेट में है ही नहीं, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू हम यहां पर लिख देंगे। तो ये चीज भी आपको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। कि हमें इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म,
रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। क्या नाम है भाई? टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और जो दूसरा फॉर्म है उसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहा जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम रूल फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखते हैं, यानी कि सेट में हर एक एलिमेंट की जब वैल्यू लिखी जाए तो वो आपका क्या रहेगा? वो आपका रहेगा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। और अगर अगर किसी भी सेट को लाइन की तरह लिखें, यानी कि स्टेटमेंट की, जैसे स्टेटमेंट की तरह लिखा हुआ है भाई, तो अगर स्टेटमेंट की तरह लिखा जाए तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, या फिर हम उसको रूल फॉर्म भी बोल सकते हैं। और अगर किसी सेट में आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो वो आपकी क्या होती है? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो उम्मीद है दोनों के बीच डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। जहां पर हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखा जाए वो आपकी रोस्टर फॉर्म होती है, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। और अगर एलिमेंट्स एक लाइन की तरह, एक स्टेटमेंट की तरह लिखा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको नोट करें, इसके बारे में लिख सकते हैं आप। उसके बाद भाई इसने कहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें इन सभी सेट्स को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी कि हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में ए जो है वो क्या है? एक्स। जो ये डबल डॉट है इसको हम क्या रीड करेंगे? सच दैट। क्या रीड करेंगे भाई? सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड, कि x अपने आप में एक इंटीजर है, और इंटीजर होने के साथ साथ x की वैल्यू है वो -3 के बराबर या 3 से बड़ी और 7 से छोटी है। तो आप यहां पर इस सेट ए को क्या लिखेंगे भाई? x एक बात तो इंटीजर इसने कहा, तो इंटीजर पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो नंबर अपने आप में पूरे होते हैं। अब यहां -3 यहां पर ग्रेटर देन भी है और इक्वल है, तो यानी कि -3 को हम यहां पर कंसीडर करेंगे। तो क्या आएगा? -3। इससे बड़ा क्या आएगा? -2। कई बच्चे कहेंगे सर -4 लिख दो। -4 नहीं लिखेंगे, क्या आएगा? -2, क्योंकि माइनस में ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आपके पॉजिटिव आते ही जाएंगे। तो -3 -2 -1, सॉरी भाई, 0 1 2 3 4 5 6। क्या हम यहां पर 7 को लेंगे? नहीं, क्योंकि इसने क्या कहा है? लेस देन 7। इसने यू नहीं कहा कि 7 के इक्वल होगा, इसने कहा है लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब 7 इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड नहीं होगा तो कहां तक रहेगा? 6 तक। तो जो सेट ए था आपका, उसकी रोस्टर फॉर्म आपकी क्या रहेगी? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, बी इज इक्वल टू, बी एक सेट है जिसमें एक्स, इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। सच दैट कहा जाता है सर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन है 6 से। अब आपको पता है कि सर जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, तो 1 2 3 4 जो ऐसे चलते रहे वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर क्या रहेगा? डी को हम क्या लिख सकते हैं भाई? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इसने कहा है लेस देन 6। इसने क्या कहा है? लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटा होना चाहिए वो नंबर। अगर वो नंबर 6 से छोटा है, अगर वो नंबर 6 से छोटा है तो क्या हम वहां पर 6 लेंगे? नहीं। अगर ये कहता, इफ ये कहता कि ये नंबर 6 के इक्वल भी है, इज इक्वल टू और लेस देन 6,
तो हम 6 को वहां पर कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 के इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए 6 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका सिर्फ और सिर्फ 5 तक रहेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। देखिए कितना सिंपल है। आप कहोगे सर 10th का मैथ तो इतना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ये मैथ तो बिल्कुल बच्चों वाला है, छोटा बच्चा भी जो है इसको सॉल्व बिल्कुल। हाँ, 11th क्लास का मैथ्स काफी ज्यादा आसान होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको 1% भी। थर्ड पार्ट, सी जो है वो किसके इक्वल है, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। और उनके जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जो डिजिट है, एक तो 2 डिजिट का नंबर है, और दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी कि मान लो कोई नंबर एक्स वाई है, तो इन डिजिट का सम यानी कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8। तो सर बना सकते हैं हम, क्या बनाएंगे, सी मैंने एक सेट कंसिडर किया, 0 8, 0 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए 0 8 कितने डिजिट का नंबर है, आप कहोगे सर ये तो 1 डिजिट का नंबर है, जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कितने भी जीरो लिख सकते हैं। तो ये 1 डिजिट नंबर है, तो ये नंबर तो अपने आप में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने 2 डिजिट नंबर कहा है। अगर 2 डिजिट नंबर कहा है तो आपका क्या रहेगा, आपका 80, क्योंकि 80 अपने आप में 2 डिजिट नंबर है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐड जो है वो 8 आनी चाहिए। ऐड अगर 8 आनी चाहिए तो नेक्स्ट नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 17। क्या लिख सकते हैं भाई, 17, क्योंकि 1 + 7 कितना रहेगा, 8। ये लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि 71, क्योंकि इनका सम भी क्या रहेगा आपका, 8 रहेगा। नेक्स्ट है आपका 26, इनका सम भी क्या रहेगा आपका, 8 रहेगा। ऐसे ही हम इसका उल्टा 62 भी लिख सकते हैं। और किसका सम 8 होता है, 3 और 5 का, तो क्या रहेगा, या फिर क्या लिख सकते हैं भाई, 44। अब आप कहोगे सर 44 का उल्टा और लिख दो, भाई 44 का उल्टा तो 44 ही होता है, तो वो नहीं लिख सकते। तो सिर्फ ये नंबर आपके इस सेट में आएंगे, क्योंकि इसने क्या कहा था आपका, इसने कहा था x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, कि उनके डिजिट का सम क्या था, 8 था। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई, तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या कहा है, डी एक सेट है, और x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है जो डिविजर है किसका, 60 का। तो 60 के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे, 60 कितने पर गया, 2 पर, कितना आया, 30। कितने पर गया, 3 पर, कितना आया, 10। कितने पर गया, 2 पर, कितना आया, 5। 5 पर गया, कितना आया, 1। तो हमें प्राइम फैक्टर लिखने थे इसके, तो प्राइम फैक्टर एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। 2 टाइम्स है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्राइम फैक्टर ही इसने पूछा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 3 5। तो ये भी आपको समझ में आया, क्योंकि इसने क्या कहा था, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो आप उसके फैक्टर्स निकालकर वो फैक्टर्स सेट में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो जो आपके लेटर्स यूज हो रहे हैं, उन लेटर्स को हम यहां पर देखेंगे। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है अपने आप में, वहां पर कौन कौन सा लेटर आया, एक तो आया सर टी, लिख दिया मैंने। और क्या आया, आर, लिख दिया। आई, जी, ओ, एन, ओ, लिख दिया भाई। तो दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे सेट में उस नंबर को। एम और ई, ई, चलो ई भी लिख लेते हैं। और क्या है, टी, टी तो पहले लिख चुके हैं। आर, आर भी लिख चुके हैं। और क्या आएगा, वाई। कि इन लेटर्स को एक एक बार लिख दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा।
तो ये चीज भी आपको समझ में आई। उसके बाद आगे देखिए भाई, सिक्स्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में क्या क्या लेटर आ रहे हैं, बेटर लेटर राइमिंग बन रही है भाई। तो बेटर जो वर्ड है, यहां पर क्या लेटर आया, क्या क्या लेटर आए। आप कहोगे सर एक तो आया बी, एक आया टी, एक ई और एक आर, क्या इनके अलावा कोई और यहां पर लेटर यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये रहेगी रोस्ट फॉर्म रहेगी, क्या रहेगी, रोस्ट फॉर्म रहेगी। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द, भाई ये थोड़ा, हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इन सेट्स को कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और अगर इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें एक रिलेशन यहां पर देखना होगा। क्या देखना होगा, रिलेशन देखना होगा, और उसी से हमें रिलेट करना होगा। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, 3 6 9 12। अब आप ध्यान से अगर देखोगे, दिमाग लगाओगे, तो यहां पर क्या है, आप कहोगे सर ये तो 3 का टेबल है। क्या है, ये तो सर 3 का टेबल है। तो 3 का टेबल है तो 3 का टेबल ही लिख दो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका, भाई इसको मान लिया मैंने एक ए सेट, क्या आ जाएगा एक्स, सच दैट। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं, एक्स सच दैट, एक्स लिख के 2 डॉट लगा दो। अब यहां पर देखो 3 का टेबल है, तो 3 का टेबल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू 3n। ये जो x है वो 3n के इक्वल है। 3 का टेबल है तो 3 का मल्टीपल होगा। जहां पर n क्या है आपका, मैंने कह दिया कि सर नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर देखो 3 1 जा तो 1, यहां पर 2 पुट होगा, 3 पुट होगा 4। तो नेचुरल नंबर जो है वो से छोटा या 4 के बराबर, क्या है, या तो 4 से छोटा या 4 के बराबर, या फिर हम लेस देन 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग भाई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो आंसर में हो वही आपके आए। थोड़ा बहुत लिटिल भी डिफरेंट हो सकता है लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। यहां पर ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। क्या करना है आपको, सबसे पहले रिलेशन देखना है। ये 3 का टेबल था तो आपको आपने लिखना है x सच दैट x जो है 3n के इक्वल है। जहां पर n नेचुरल नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 3 1 जा 3, तो ये 1 पर जा रहा है। तो ऐसे ही, और जो n है वो 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। तो ए आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, इसको बी मान लेते हैं। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो 2 का टेबल है। ये 2 का टेबल नहीं है, ये 2 की पावर चल रही है। क्योंकि 2 का टेबल होता तो 2 4 6 8 होता, लेकिन 6 तो नहीं है। तो आप देखोगे 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो ये 2 की पावर चल रही है। पावर अगर चल रही है तो क्या लिखेंगे यहां पर, x सच दैट x किसके इक्वल है, 2 की पावर n के। x किसके इक्वल है, 2 की पावर n के इक्वल है। और जो n है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। n जो है वो आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर के साथ साथ जो n है, देखो ये 1 पर जा रहा है, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, तो 5 के बराबर या फिर 5 से छोटा है तो हम क्या देंगे, इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे भाई, लेस देन और इक्वल टू 5। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट। थर्ड में इसने कहा 525 125 625। अगर ध्यान से देखें, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 एंड 5 के पावर क्या रहेगी, 4। ये आपकी 5 की पावर चल रही है, तो इसलिए इसको मैंने सेट सी माना। क्या आ जाएगा, x सच दैट x जो है वो क्या है, 5 की पावर n है। x क्या है आपका, 5 की पावर n है। और जो n है वो बिलोंग कर नेचुरल नंबर से। n बिलोंग करता है आपका किससे, नेचुरल नंबर से। और जो n है
वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, ये 1 2 3 4, तो n लेस देन और इक्वल टू 4 है। n क्या है आपका, लेस देन और इक्वल टू 4। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये टू का टेबल चलता जा रहा है, टू का टेबल चलता जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x किसके इक्वल है, 2n के इक्वल। अब आप देखो डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर्स तक। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स तक। और अगर इनफाइनाइट नंबर्स तक जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, x एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि टू वन जा टू, टू थ्री जा, और ये चलता जाएगा, तो एंड लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, तो ये यहां पर हम खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, 14900। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो सर क्या रिलेशन है, ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल ही सिंपल है सर, कैसे, 1 4, तो इसको हम 1 का स्केयर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्केयर, इसको 3 का स्केयर, और चलते 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 ये क्या है आपका 10 का स्केयर, आया ना। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 10 का स्केयर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने e मान लिया, x सच दैट, यहां पर नंबर का स्केयर है, तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहां पर 2 लिखा, हाँ, x इज इक्वल टू n की पावर क्या, 2, n की पावर 2, जहां पर n क्या है आपका है, और वो 10 के या 10 से लेस है, तो इसीलिए ये इसकी क्या रहेगी, सेट बिल्डर फॉर्म रहेगी। तो अभी तक आपने सीखा कि कोई भी सेट क्या होता है, सेट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने किया कि कोई भी सेट जो है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद है ये 3 कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए, और इनसे रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चंस भी ट्राई किए हैं। तो आगे देखिए, फिफ्थ में क्या कहा इसने, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, हमें इन सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा। तो फर्स्ट में क्या कहा इसने, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, तो 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट लिखा। अब सेकंड में इसने क्या कहा, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर है। वन जो थोड़ा थोड़ा सा भी मिसप्रिंट है, ये 1.2 है, यहां पर ये यहां नहीं आएगा, ये आपका क्या रहेगा यहां पर। हाँ, एक बार स्टेटमेंट चेक करें, उसके अकॉर्डिंग भाई क्वेश्चन करते हैं। हमारे लिए ये स्टेटमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। 1.2, 1.2 से बड़ा, 1.2 से बड़ा होता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर माइनस होना चाहिए। आप अपनी बुक में एक बार चेक कर लेना भाई, क्रैक कर लेना। मैंने जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इक्वल नहीं, तो ये मतलब यहाँ की जगह यहाँ आ चुका है, तो क्या लिखेंगे, -1.2, -1.2 से बड़ा। आप कहोगे सर ये तो माइनस की बात है, इंटीजर की बात है, तो -1.2 से बड़ा है -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि 9.2 ये क्या है आपका 9.2। भाई एक बार इस स्टेटमेंट ठीक गलत है, एक बार चेक करना, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप इस स्टेटमेंट, या तो 9/2 होना चाहिए, यहाँ पर 4.5 आएगा, तो 4 तक ये आंसर रहेगा। तो भाई स्टेटमेंट चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन कर लेना, जो भी स्टेटमेंट है। उम्मीद है आप इसको सोल्व कर लेंगे। और आप लोगों को एक काम और करना है, जो इसका आंसर है वो मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि सर इसका आंसर ये रहेगा। सी पार्ट में इसने क्या कहा, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, यहां पर ये x की पावर 2 है भाई, क्या है x की पावर 2, जो छोटी है।
अब x की पावर 2, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 4 से छोटी या 4 के बराबर। दिमाग लगाओ, यहाँ पर x तो क्या रहेगा, -2, 1, 0, 2, ये लिख सकते हैं, तो आप लिख लेना भाई। उसके बाद फोर्थ पार्ट में x इज a letter इन द वर्ड लॉयल। भाई लॉयल में क्या क्या लेटर आपके आ रहे हैं, आप कहोगे सर L आया, O आया, Y आया, A आया। L दोबारा आया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, बस ये लेटर आ गए आपके। ऐसे ही x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट 31 डेज, ऐसा महीना जिसमें 31 डेज नहीं होते, तो जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो आपका क्या रहेगा, फेब। फेब मार्च में कितने होते हैं, 31। मार्च में 31, अप्रैल में नहीं होते तो अप्रैल लिख देंगे। मई में होते हैं, जून में नहीं होते, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31, अगस्त में 30, तो सितंबर में नहीं होते तो आप लिख देंगे सितंबर। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते तो यहाँ पर नवंबर लिख देंगे, और दिसंबर में भी कितने होते हैं, 31। तो बस देखिए कितना सिंपल था। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट इसका, x इज अ कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि जो के से पहले आता है, के से पहले आता है कॉन्सोनेंट। एक तो होते हैं आपके वोवल्स ए ई आई ओ यू, उनको छोड़कर बाकी जो भी लेटर्स बचे वो आपके कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ए नहीं आएगा, कहां से स्टार्ट होगा, बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, एच आई, जे, के से पहले लिखने हैं, तो ये आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है आपका, मैच each of the following या each on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। इधर roster form लिखी हुई है, इधर set builder form लिखी हुई है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी किसकी set builder form है, बस बिल्कुल सिंपल। तो मैच वाले क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आसान होते हैं। देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स यानी कि ये आपका किससे मैच होगा, डी से, ये किससे मैच होगा, डी से, हो गया। और क्या है आपका 2 3 देखो किसका आएगा, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 और 3, तो 2 और 3 वाला इससे मैच हो जाएगा। दो और बचे इस भाई, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटा, ये तो ये इसका बच गया। बस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो ये भाई आपकी थी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th की, तो आपको अच्छे से समझ में आए। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये आपकी जैसे 1.1 हुई है, ऐसे ही 1.2, 1.3 पूरा सिलेबस कवर होगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करेंगे, और उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो 9th 10th 11th 12th का कंप्लीट मैथ्स आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो जैसे ही आप चैनल पर टैप करेंगे, आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, तो आपको क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन जो है सोल्व मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।